नमस्कार मित्रों, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 11th क्लास की जीव विज्ञान विषय और कृषि जीव विज्ञान विषय इनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा कोशिका से संबंधित है, जिसमें हमको पढ़ना है कोशिकांगों की संरचना और कार्य। बच्चों, कोशिकांग क्या हैं? इस शब्द को हमने पहले भी कई बार सुना है, पढ़ा है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के अंदर हमने 9th क्लास से ही कोशिका और उसके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। तो हमें आज के टॉपिक में कोशिकांगों की संरचना और उनके कार्य पढ़ने हैं। सबसे पहले एक कॉमन टॉपिक की बात करें, कोशिका की। कोशिका, और जब कभी कोशिका शब्द आता है तो हमारे दिमाग में बात आती है कि हाँ, हम सजीवों की बात कर रहे होंगे, क्योंकि निर्जीवों के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। जब कोशिका की बात करें तो और इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना की बात करें तो वैसे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोशिका की संरचना, इसका आकार निश्चित नहीं होता। पादपों में कोशिका का आकार अलग होता है, जंतुओं में कोशिका का आकार अलग होता है। तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है कि हम हमेशा एक जैसी निश्चित आकृति बनाएं, परंतु फिर भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक कोशिका लगभग गोलाकार जैसी रचना बना लेते हैं अपने नोटबुक के अंदर। तो इस प्रकार से हम एक नॉर्मल कोशिका यदि बनाएं, तो कोशिका बनाई है तो उस कोशिका में केंद्रक भी हम बनाते हैं। इस प्रकार से ये केंद्रक हो गया। यदि अब इस कोशिका के स्थूल अध्ययन करें हम, सूक्ष्म नहीं बोल रहा मैं, स्थूल अध्ययन करें हम, तो कोशिका के सबसे बाहर मिलने वाली झिल्ली को हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। कोशिका कला। इस कोशिका कला के भीतर ध्यान दें बेटा, कोशिका कला के भीतर देखिएगा, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट रूप से जो भी कुछ पदार्थ है वो सारा पदार्थ क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। आप लोगों ने जीव द्रव्य का नाम तो सुना होगा। तो जीव द्रव्य क्या है? किसी भी कोशिका में कोशिका कला से घिरा हुआ संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाएगा। यदि हम इस रचना की बात करें तो ये जो रचना बनाई है हमने, ये तो है केंद्रक। केंद्रक जिस आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, वो झिल्ली कहलाती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली हो गई। तो देखिएगा, केंद्रक झिल्ली के द्वारा तो केंद्रक घिरा हुआ है और कोशिका झिल्ली के द्वारा संपूर्ण कोशिका घिरी हुई है। अब यदि हम इस कोशिका में से इस केंद्रक को निकाल दें, केंद्रक को निकाल देंगे तो शेष क्या बचेगा? भाई, पूरा जो कोशिका के अंदर था सारा मटेरियल, वो तो था जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में से यदि हम केंद्रक को निकाल दें तो अब जो शेष पदार्थ बचेगा, शेष पदार्थ कौन सा? केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक का जो मैटर है, वो मैटर क्या कहलाएगा? ये मैटर कहलाएगा कोशिका द्रव्य। तो बेटा, ये सारा कुछ समझाने का मेरा तात्पर्य यही था कि
कई बार हम जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों का मतलब एक ही लगाते हैं, जो कि सही नहीं है। जब भी कभी जीव द्रव्य शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों चीज़ें होती हैं शामिल। और जब केवल हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य इज इक्वल टू कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य या केंद्रक। जीव द्रव्य मीन्स क्या हुआ? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों का योग यदि कर दिया जाए तो वो योग क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। अब हम बात करें कि साहब जब कोशिका की आपने चर्चा की है तो कोशिका शब्द का प्रयोग हम लोग सजीवों के लिए कर रहे हैं, और सजीव का तात्पर्य ये होता है कि जो सजीवों की कोशिकाएं होती हैं उनमें लगातार जीवित रहने से संबंधित अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, और ये जो सारी क्रियाएं हैं वो कहाँ संपन्न होंगी? उसके जीव द्रव्य में संपन्न होंगी। यदि हम कोशिका द्रव्य का सूक्ष्म अध्ययन करें, स्थूल नहीं बोल रहा इस बार, सूक्ष्म अध्ययन करें, तो इस कोशिका द्रव्य में भी हमें विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी रचनाएं, छोटी छोटी कणिकाएं नजर आती हैं, और इस कोशिका द्रव्य में मिलने वाली छोटी छोटी इन रचनाओं को बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग, यदि हम इस कोशिकांग के टुकड़े करें तो क्या कहलाएगा? कोशिका प्लस अंग। इसका मीन्स क्या हुआ कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी कणिकाएं जो कि कोशिका को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं और जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित होते हैं, वो सभी पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? कोशिकांग कहलाएंगे। तो हमें इस अध्याय में इन कोशिकांगों की संरचना का और इनके कार्यों का अध्ययन करना है। देखिए बेटा, कोशिकांग। अब ये तो हमें पता लग चुका कि जो कोशिकांग है वो कोशिका द्रव्य के अंदर मिलने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी कणिकाएं हैं। इन कोशिकांगों में भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम पादपों का वर्गीकरण करते हैं, जिस प्रकार से हम जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, वैसे ही हम कोशिका द्रव्य में मिलने वाले कोशिकांगों का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। अब वो वर्गीकरण करने का जो आधार होगा, वो आधार किस प्रकार से होगा? कोशिकांगों के चारों ओर मिलने वाले आवरण के आधार पर, जिसे हम कला कहते हैं, कला या आवरण। तो वो आवरण के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, नंबर 1, दोहरी कला युक्त कोशिकांग एक वर्ग हो जाएगा। इसके अंदर एकल कला युक्त कोशिकांग। एक वर्ग हो जाएगा इसके अंदर
कला विहीन कोशिकांग। अब नाम से पता लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं दोहरी कलायुक्त कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर जो आवरण या कला मिलती है वो डबल लेयर मिलती है, अर्थात दो दो आवरणों के द्वारा चारों ओर से कवर्ड होते होंगे, ऐसे कोशिकांग कहलाएंगे दोहरी कला या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दूसरी बात करें हम एकल कलायुक्त कोशिकांग, तो ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर केवल एकल या एक झिल्ली मिलती हो, एक कला मिलती हो, ऐसे कोशिकांग कहलाएंगे एकल कलायुक्त कोशिकांग। और कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं जिनके चारों ओर कला मिलती ही नहीं, झिल्ली मिलती ही नहीं, तो उन कोशिकांगों को हम रखते हैं कला विहीन कोशिकांगों में। और इसके अलावा कुछ कोशिकांग विशिष्ट प्रकार के भी होते हैं, उनका भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो एक बार इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले दोहरी कलायुक्त कोशिकांग में लवक और माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं दोहरी कलायुक्त कोशिकांगों में, क्योंकि जैसे सबसे पहले आपको बताऊं मैं लवक, आपने नाम सुना होगा हरित लवक का, हरित लवक या क्लोरोफिल, तो ये सब लवक में ही आते हैं। और हम आगे अध्ययन करेंगे तीन प्रकार के लवक होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो ये सभी जितने भी प्रकार के लवक होते हैं उन लवकों के चारों ओर डबल लेयर अर्थात दोहरी कलायुक्त आवरण पाया जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करते हैं, ये शब्द माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग मेरे ख्याल में लगभग 6 या 7th क्लास से सुनते आ रहे होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन आपने पहले भी किया होगा, बस हर स्टेप पर, हर कक्षा में जैसे से हम आगे बढ़ते जाते हैं इन कोशिकांगों के अध्ययन में और जो है सूक्ष्मता आती जाती है, हम और ज़्यादा बारीकी से अध्ययन करते जाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके चारों ओर भी दोहरा आवरण मिलता है, दोहरी कला मिलती है। तो इसीलिए इनका अध्ययन हम किस में करेंगे? दोहरी कला युक्त कोशिकांगों में। इसके बाद बेटा अगले कोशिकांग आते हैं आपके एकल कलायुक्त कोशिकांग, और एकल कलायुक्त कोशिकांगों में आते हैं आपके अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका, गाल्जी कॉय लाइसोसोम, गाल्जी कॉय लाइसोसोम, इसके अलावा आते हैं आपके सूक्ष्म काय, और सूक्ष्म कायों की बात करेंगे अभी। सूक्ष्म काय, फिर सूक्ष्म कायों को भी डिवाइड कर रखा है आगे 3 भागों में। एक होता है स्फेरोसोम, एक होता है पैरोक्सिसोम और एक होता है ग्लाइऑक्सिसोम। स्फेरोसोम, पैरोक्सिसोम,
ग्लाइऑक्सिसोम। सूक्ष्म काय ऐसी संरचनाएं जो काफ़ी सूक्ष्म हो, जिनका बहुत बड़ा आकार नहीं हो, बहुत सूक्ष्म हो, सूक्ष्म काय। और ये सूक्ष्म काय 3 प्रकार के मिलते हैं आपको कोशिकाओं में, स्फीरोसोम के रूप में, पैरोक्सीसोम के रूप में और ग्लाइऑक्सिसोम के रूप में। ग्लाइऑक्सिसोम के रूप में। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे उन कोशिकांगों की जो कैसे होंगे, कला विहीन होंगे। कला विहीन मीन्स ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर एक भी कला नहीं पाई जाती, वो कहलाएंगे कला विहीन। तो कला विहीन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, राइबोसोम और तारककाय। राइबोसोम और तारककाय, ये 2 आपके कलाविहीन कोशिकांग हैं। पुनः देखें एक बार, कोशिकांगों को हमने वर्गीकृत कर दिया 3 भागों में। पहला है दोहरी कलायुक्त कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर दोहरी कला या दोहरा आवरण पाया जाता है, वो दोहरी कलायुक्त कोशिकांगों में आएंगे। और इनके अंतर्गत आते हैं आपके लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आता है फिर आपका एकल कलायुक्त कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर एकल झिल्ली मिलती है, एकल आवरण मिलता है, वो कहलाएंगे एकल कलायुक्त कोशिकांग। और इसके अंतर्गत काफ़ी आते हैं कोशिकांग, अंतःफ्रदबी जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, सूक्ष्म काय। फिर सूक्ष्म काय के अंतर्गत भी हम इन 3 प्रकार के कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं, स्फीरोसोम, पैरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। तीसरा आता है आपका कलाविहीन कोशिकांग। कलाविहीन कोशिकांग से तात्पर्य है ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर कला या झिल्ली ही नहीं पाई जाती, उन्हें रखते हैं हम कलाविहीन कोशिकांगों में। और इस प्रकार के कोशिकांगों के जो एग्जाम्पल हैं वो है राइबोसोम और तारककाय। राइबोसोम और तारककाय ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर कला या झिल्ली नहीं पाई जाती। तो बेटा इस प्रकार से ये सभी जो कोशिकांग हैं इनका हमें अध्ययन करना है एक एक करके। सबसे पहले हम जिन कोशिकांगों की बात करेंगे या जिनका अध्ययन करेंगे वो होंगे दोहरी कलायुक्त आवरण। और दोहरी कलायुक्त आवरण के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, लवकों की। लवकों को बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स या लवक। तो इनकी खोज का जो श्रेय है वो हैकल नाम का जो वैज्ञानिक था, कौन, हैकल, उन्होंने लवकों की खोज की थी। और लवकों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लवकों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लवकों के प्रकार, तो जो प्रकार है वो 3 हो सकते हैं, ABC। पहले प्रकार का जो लवक होगा वो होगा एवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट।
अवर्णी लवक या इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे प्रकार का जो होंगे वो होंगे वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। अभी हम इनको समझेंगे एक एक करके। पहला हो गया आपका अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है आपका वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, और फिर तीसरा आता है हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से जो लवक होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। बेटा इनके जो नाम हैं उन नामों से ही आप इनके बारे में काफ़ी कुछ समझ रहे होंगे। कैसे? यदि अवर्णी लवक की हम चर्चा करें तो नाम से ही पता लग रहा है अवर्णी मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कलर न हो, रंग न हो, वो कहलाएंगे अवर्णी लवक। तो इसका मतलब इस प्रकार के जो लवक होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कलर नहीं मिलेगा। अब कलरलेस कब होंगे वो? जब वो सूर्य के प्रकाश में होंगे? संभव ही नहीं है। भाई अगर अपन किसी प्लांट या किसी पादप की बात करें तो पादप का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ रहा है उसका तो कोई ना कोई कलर होगा, या तो हरे रंग का होगा, ब्राउन कलर का होगा, किसी और कलर का होगा। लेकिन जो भाग सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आ रहे अर्थात भूमिगत भाग हैं, उनमें मिलने वाले जो लवक होते हैं वो किस प्रकार के होंगे? अवर्णी लवक होंगे। दूसरी बात करें वर्णी लवकों की, तो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी का मतलब होता है कलरफुल, मतलब ऐसे पादपों के ऐसे भाग या सजीवों के ऐसे भाग जो कलरफुल हों। अब उनको कलरफुल बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? उनको कलरफुल बनाए रखने का कार्य करता है वर्णी लवक। लेकिन वर्णी लवक सभी रंगों के हो सकते हैं हरे रंग को छोड़कर। ध्यान रखने की बात है, आप जब वर्णी लवक की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि साहब वर्णी लवक अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हरे रंग का लवक वर्णी लवक नहीं होगा। उसका रीज़न, क्योंकि जो हरे रंग का वर्णक होगा उसको आप वर्णी लवक में न रखकर किस में रखेंगे? हरित लवक में। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार का वर्णी लवक ही होता है, लेकिन हरित लवक ओनली हरे रंग का ही पाया जाता है। पादप के वे भाग जो हरे रंग के होते हैं उनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादप के वे भाग जो रंगीन तो हैं लेकिन हरे रंग के नहीं हैं, हरे रंग को छोड़कर अन्य प्रकार के रंगों वाले हैं, तो उनमें हरित लवक न मिलकर उनमें मिलता है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। और पादप के वे भाग जो रंगीन नहीं हैं, कैसे हैं? रंगहीन हैं, कलरलेस हैं, तो उनमें जो लवक मिलता है वो होता है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रकार से लवक तीन प्रकार के हो गए बेटा आपके। अब जो अवर्णी लवक है
इन अवर्णी लवकों में क्या क्या स्टोर रह सकता है? इनमें मंड, तेल, प्रोटीन इत्यादि का स्टोरेज किया जाता है। ये काम आते हैं ये। और अभी आपको बताया था कि पादप के वे भाग जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आते, उन सभी भागों के अंदर कौन से लवक पाए जाएंगे? अवर्णी लवक। और इन अवर्णी लवकों का मुख्य कार्य क्या होगा? मंड, तेल, प्रोटीन इत्यादि पदार्थों को स्टोर करने का कार्य होता है। अब इन खाद्य पदार्थों के संचित करने के आधार पर ये जो लवक होते हैं अवर्णी लवक, उनको भी कुछ भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? अवर्णी लवक कुछ हो जाएंगे मंड लवक कहलाएंगे। मंड लवक, अब बेटा पता लग रहा होगा आपको नाम से, इस प्रकार के अवर्णी लवकों में मुख्य रूप से जो खाद्य पदार्थ है वो किस रूप में संचित रहेगा? मंड या स्टार्च के रूप में संचित रहेगा। और इन्हें एमाइलोप्लास्ट भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो जो शब्द होता है वो मंड या स्टार्च के आधार पर ही रखा जाता है। ठीक ऐसे ही एक होते हैं वसा लवक। वसा लवकों में क्या होगा स्टोर? वसा लवकों में वसा या तेल स्टोर रहेगा। जितने भी जो बीज वाले पादप हैं जैसे कि सरसों, सोयाबीन आदि में वसा लवक पाया जाता है। और एक होते हैं प्रोटीन लवक। प्रोटीन लवक तो नाम से पता लग रहा होगा, इस प्रकार के लवकों में प्रोटीन स्टोर रहता है, जैसे कि चना और मटर इत्यादि। चना, मटर इत्यादि में प्रोटीन स्टोर रहता है। तो बेटा ये इस प्रकार से आज हमने कोशिकाओं का ये जो अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले लवक पर चर्चा की है। लवक के अंदर भी सबसे पहले हमने अवर्णी लवकों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।